नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागालैंड में 22वीं वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र की बताई रूपरेखा, सार्थक और व्यवस्थित चर्चा पर जोर। युवाओं और वंचितों को मजबूत करने के लिए आगे आए शहरी सहकारी बैंक। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का बयान। 5 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर कस्बे में शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य। पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र ने दिखाई अपनी ताकत। 2024-25 में 1,51,000 करोड़ रुपए का किया रक्षा निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू भवन का किया उद्घाटन। रक्षा निर्यात ने छुआ नया शिखर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। अनंतनाग, फरीदाबाद और सहारनपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी। 3 डॉक्टर समेत 8 लोग गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद। और भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों और आर्थिक और सामाजिक विकास पर आधारित। अंगोला की संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। अंगोला की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर जताई खुशी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय था नीति, प्रगति और नागरिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधायिका। यह विषय हमारे लोकतंत्र और उसके मूल मूल्यों से जुड़ा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों की विधानसभाओं ने जनता के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने सामूहिक रूप से नीतियां बनाई हैं, योजनाएं तैयार की हैं और फैसले लिए हैं ताकि सबका विकास हो। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकास की नीतियों और रूपरेखा निर्माण में जनता की भागीदारी हो, इसके लिए हमारी विधानसभाएं उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क, बुनियादी ढांचा और नए अवसरों के साथ ये क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब नीतियां बेहतर होगी, कार्य योजना बेहतर होगी, तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास और प्रगति भी होगी। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर पूर्व राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, अगर विकसित भारत बनाना है, पूरे देश का समावेशी विकास करना है, तो हमें उत्तर पूर्व राज्य को विकास के सबसे पहले रखकर जो विकास में कहीं पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना होगा। आज हरवंश जी ने बताया कि किस तरीके से उत्तर पूर्व राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोड कनेक्टिविटी के रूप में, एयर कनेक्टिविटी के रूप में, रेल कनेक्टिविटी के रूप में, डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हरवंश जी का बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर एक पत्रकार के रूप में भी आना हुआ और इसलिए उनका मानना है कि विकास की संभावनाएं बहुत है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है ताकि क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। मुझे खुशी है कि उत्तर पूर्व की राज्य की विधानसभाओं ने डिजिटल एआई का प्रयोग किया है। सारी विधानसभाएं पेपरलेस हो गई है और डिजिटल का उपयोग करते हुए ये संसद संचार और डिजिटल के उपयोग के माध्यम से
जनता के नजदीक और पहुंचिए। जिन विधानसभाओं के अंदर समय समय पर नए इनोवेशन होंगे, नवाचार होंगे, और उस नवाचार इनोवेशन के अंदर जितनी जनता की भागीदारी होगी, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं की कार्यप्रणाली के अंदर, विधानसभा की कार्रवाइयों के अंदर, विधानसभा के अंदर बनने वाले कानूनों, नीतियों, मुद्दों के अंदर, वहां पर उठने वाले विकास के हर विषयों पर जितनी जनता की भागीदारी होगी, जितनी विधानसभाएं जनता के नजदीक होगी, उतना ही सही विकास होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि ये खुशी की बात है कि अब ज्यादातर पूर्वोत्तर विधानसभाएं कागज रहित हो गई हैं और उनकी कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। उन्होंने कहा कि विकास के नए अवसरों पर चर्चा जरूरी है क्योंकि पूर्वोत्तर के लोगों में अपार संभावनाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी जोर दिया कि समावेशी और सतत विकास के लिए जन भागीदारी और संवाद बेहद अहम है। उन्होंने भरोसा जताया कि सीपीए भारत क्षेत्र जोन 3 के इस सम्मेलन में होने वाला विमर्श इसी परंपरा को और अधिक समृद्ध बनाएगा। साथ ही वैश्विक विषयों जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की दिशा में भी इस सम्मेलन से उपयोगी परिणाम निकलेंगे। हमारा काम जहां जनता के चर्चा मुद्दों को, विचारों को, नीतियों को कानून बनाने का है, वहीं शासन में पारदर्शिता है, शासन में जवाबदेही है। इसके लिए भी लोकतंत्र में विधायिकाओं का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए समय समय पर जहां विधानसभाओं के अंदर शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता, उसी के साथ हमारी संसदीय समितियों के अंदर भी हमारी कोशिश रहती है संसदीय समितियां सरकार, कार्यपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता है। इसके लिए भी समय समय पे हमारी संसदीय समितियों के अंदर जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, उसके अंदर भी होने वाली चर्चा उपयोग से व्यापक पारदर्शिता, जवाबदेही आती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कार्यों, सरकारी नीतियों और जन मुद्दों पर सार्थक और व्यवस्थित चर्चा पर केंद्रित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों से विधायी संस्थाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करके उनकी गरिमा बनाए रखने की पुरजोर अपील की। कोहिमा में 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताया, जहां संवाद और रचनात्मक बहस नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले। सदन चर्चा के लिए, संवाद के लिए, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के लिए रखने के लिए, नीति, पॉलिसी, मुद्दे, कानून बनाना, इन सारे विषयों पर है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं और सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा रहती है जो कुछ भी चर्चा करे सदन में करे। नियोजित तरीके से सदनों को गतिरोध करना ये लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठ परंपराएं नहीं है। आपको लोकतंत्र के अंदर अन्य प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस मत का रहा हूं कि लोकतंत्र के इन मंदिरों के अंदर, लोकतंत्र की इन संस्थाओं के अंदर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदों पर चर्चा होना चाहिए, मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए और कोई अन्य विषय हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा संवाद के लिए है और लोकतंत्र में यही अच्छी परंपराएं हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने बताया कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है और वो इस मामले पर विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समिति के चर्चाओं में
सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने शासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने डिजिटल और कागज रहित प्रणालियों को अपनाने पर भी जोर दिया और कहा कि ज्यादातर राज्य विधानसभाएं जनता के लिए कार्यवाही को और अधिक सुलभ बनाने के लिए पहले ही डिजिटल कार्यप्रणाली अपना चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल आए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब संसदीय कमेटी है जिसमें हमेशा राजनीतिक दल और विचारधारा से ऊपर उठकर चर्चा होती है, और यही अपेक्षा हमारी सभी राजनीतिक दलों से रहती है कि संसदीय समितियां जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जो लगातार काम करती है, जिसमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छे निर्णय आते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, और इसीलिए इन कमेटियों को राजनीतिक दलों की परिधि से ऊपर उठकर चर्चा करना चाहिए। इसके लिए सबका भागीदारी हो, ये प्रयास हमेशा करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी आज कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय नीति, प्रगति और लोग परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल है। कोहिमा में पूर्वोत्तर राज्यों के 22वें सीपीए इंडिया जोन 3 सम्मेलन में उद्घाटन भाषण में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 1 दशक में पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी के साथ साथ आने जाने की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। उपसभापति ने जलवायु परिवर्तन के साथ उनकी विकास आकांक्षाओं में संतुलन बनाए रखने में उत्तर पूर्वी राज्यों के सामने मौजूद अनूठी चुनौती को भी रेखांकित किया। उत्तर पूर्व क्षेत्र, जो कुल भूमि का 8% है, भारत के लगभग 21% वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। माननीय स्पीकर श्री सारिंगन लोंगकुमेर जी की रहनुमाई में नागालैंड विधानसभा ने डिजिटल परिवर्तन, कैपेसिटी बिल्डिंग और विधानसभा पुस्तकालय के आधुनिकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है और उल्लेखनीय काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में देश के हर राज्य को अपने अपने टारगेट्स और प्रायोरिटीज को पूरा करना है, जो अंततः मिलकर इस एम्बिशियस गोल को पाने में मदद करेंगे। पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए नई तरह से जोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लगभग 70 बार इस क्षेत्र के दौरे और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की लगातार यात्राएं और रात में रहना इस बात का संकेत है कि यह क्षेत्र भारत की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में बहुत ही प्रमुख स्थान है। और दिल्ली से बड़ी खबर है। बड़ी खबर दिल्ली से है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद 3 से 4 गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। विस्फोट के बाद 3 से 4 गाड़ियों में भी आग लग गई, उन्हें नुकसान पहुंचा और धमाके की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कार में धमाके के बाद वहां खड़ी 3 अन्य गाड़ियों में भी आग लगी। लाल किला क्षेत्र, आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। शाम के वक्त इस इलाके में अच्छी खासी भीड़ होती है और शाम के जो स्थानीय बाजार हैं वो शाम के वक्त ज्यादा गुलजार होते हैं। बड़ी संख्या में लोग भी यहां घूमने पहुंचते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है जिसके पास ये धमाका हुआ। दिल्ली का सबसे घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है इसे। लाल किले के पास कार में ये बड़ा 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कई लोग जख्मी हैं। 8 लोगों की मौत की खबर है। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है जिसके पास कार में विस्फोट हुआ और सूचना मिलने के तुरंत बाद जो आला अधिकारी हैं, दमकल गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, वो सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हाई अलर्ट पर दिल्ली, साथ ही गुरुग्राम
और मुंबई को भी इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंक देश के युवाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां सभी शहरी संगठनों के लिए नैतिक दिशा निर्देश तय करें ताकि हर बैंक अपने वित्तीय ढांचे को मजबूत बना सके। उन्होंने कहा कि इसका मकसद है सहकारिता आंदोलन को मजबूती देना और समाज के कमजोर तबकों को आगे बढ़ाना। इसकी दो जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफको दोनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफको को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 5 वर्षों के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो 2047 तक सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समिति संघ और सहकारिता मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन का विषय है सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण। इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि और 50,000 से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं। एक कॉप कुंभ एक प्रकार से डिजिटल सहकारिता संसद जैसा इसका स्वरूप आज हो गया है। ढेर सारे लोग ऑनलाइन भी, आभासी तरीके से भी यहां पर जुड़े हुए हैं। देश की ताकत बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत का बढ़ता हुआ रक्षा उत्पादन। रक्षा क्षेत्र की चमक और धमक अब अपना असर दिखा रही है। पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र ने देश को गर्व के पल दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश ने करीब 1,51,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्माण किया है। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा बल्कि बना भी रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारी DPSUs यानी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की, जिनका योगदान कुल उत्पादन का 71.6% है। रक्षा मंत्री ने ये बात दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कही, जहां उन्होंने अत्याधुनिक DPSU भवन का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट भी अब 6,695 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी अब दुनिया के देश भारत में बने हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर भरोसा कर रहे हैं और यही मेक इन इंडिया की असली तस्वीर है जो लगातार मजबूत हो रही है। वहीं भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में DPSU के निरंतर योगदान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी 16 DPSU देश की आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। इस बात पर भी उन्होंने प्रकाश डाला कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उनका ताकतवर प्रदर्शन हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज अंगोला की संसद को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अंगोला की आजादी
कि 50वीं साल होने पर भारत की ओर से बधाई दी और यह अवसर उन्होंने अंगोला के उन साहसी और संघर्षशील नागरिकों को भी याद किया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों, आर्थिक और सामाजिक विकास पर आधारित है। अफ्रीका में लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान के लिए अंगोला के नेतृत्व और शांति प्रयासों की भारत सराहना करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत और अंगोला के संबंध बहुआयामी हैं और दोनों देश विभिन्न मंचों में करीबी भागीदार हैं। भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर आधारित है। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एंटी कॉलोनियल प्रयास में निरंतर समर्थन दिया था। आज हमारे संबंध बहुआयामी है। हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करीबी भागीदार हैं और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के फ्रेमवर्क के तहत भी मिलकर कार्य करते हैं। हम क्लीन एनर्जी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तथा इंटरनेशनल बिग किड्स अलायंस जैसी पहलों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंगोला के इन पहलों में सम्मिलित होने का हम स्वागत करते हैं। हमारे दोनों देशों में संसदीय लोकतंत्र हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंगोला अफ्रीका के सबसे गतिशील लोकतंत्रों में से एक है। दोनों ही इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज़ मायने रखती है और शासन का उद्देश्य कुछ लोगों की ही नहीं बल्कि सबकी सेवा है। राष्ट्रपति ने अंगोला की संसद में महिलाओं का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंगोला के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी भागीदारी हमारी आर्थिक संबंधों को निरंतर सशक्त बना रही है, किंतु इसके साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि और फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक नए क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक अवसर मौजूद है। आगे बढ़ते हुए हम इन नई संभावनाओं का लाभ उठाते हुए अपने आर्थिक साझेदारी को और गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा के सशस्त्र बलों के संग्रहालय फोर्टलेजा डे साओ मिगुएल का दौरा किया। यह संग्रहालय अंगोला के औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता संग्राम सहित उसके लंबे और जटिल सैन्य इतिहास की कहानी बयां करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में डॉक्टर एंटोनियो अगोस्तिनो नेटो की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंगोला के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नेटो अंगोला की एकता, प्रतिरोध और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। उन्होंने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के कुछ बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी वो मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2026-27 से पहले किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिवों ने भी भाग लिया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में वंदे मातरम के सामूहिक गायन को एक शक्तिशाली परंपरा के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया है और इसे एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करने की बात कही। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। 7 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा। मतगणना का काम 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत सरकार से वित्त पोषित हानी माधो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे देश के उत्तरी भाग के लिए समृद्धि का प्रवेश द्वार बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है बल्कि आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है। अमेरिकी कार्यपालिका और विधायिका में बजट को लेकर जारी गतिरोध से उत्पन्न संकट 40वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से देश के विभिन्न हवाई अड्डों से उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है। इस बीच सेनेट ने सरकारी शटडाउन को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने एक समूह ने स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी के विस्तार की गारंटी के बिना चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की है। फिलीपींस में तूफान फांगवोंग के कारण आई भारी बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अब ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर ताइवान की दिशा में बढ़ रहा है। फांगवोंग का असर सबसे ज्यादा उत्तरी फिलीपीन पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद संगठनों के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चिकित्सकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां जिलों में कई जगहों पर छापे मारे और इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर समेत कई जगहों पर छापे मारे हैं, जहां से आईईडी बनाने की 2900 किलोग्राम सामग्री के अलावा अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। कारतूस के साथ 2 पिस्तौल, राइफल के अलावा विस्फोटक, रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें भी शामिल हैं। और अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 20 जिलों में फैले 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होना है। 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लाडली बहन योजना के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। शासकीय भवनों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किए जाने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एकता यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।